Hello everyone, welcome to my YouTube channel KN Group of Education. I am Ashok Sharma and you watching my YouTube channel. जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। हम बात कर रहे थे वाटर रिसोर्स की। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा जिन्होंने हमारी पिछली क्लास नहीं ली है, किसी भी कारण से मिस हो गई है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी सभी क्लासों के रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाटर रिसोर्स के लिंक दिए गए हैं, वहाँ पर जाकर उन पर क्लिक करके उन क्लासों को देख सकता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक वाटर रिसोर्स में अब तक हमने वाटर रिसोर्स के इंट्रोडक्शन, वाटर स्कैर्सिटी के बारे में बात की थी। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है, वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट कैसे हो। तो वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, सबसे पहले कंजर्वेशन की बात करते हैं तो हम डैम के थ्रू या लेक के थ्रू, ऐसे बहुत से फॉर्मूला जिनके थ्रू हम जो है वाटर कंजर्व कर सकते हैं। इसके साथ में मैनेजमेंट की जब बात आती है तो उन सब चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले हम कुछ अपने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को जब देखा जाता है या फिर हम उनकी बात करते हैं तो हमारे सामने एनिसेंट टाइम के अंदर एग्रीकल्चर के लिए या फिर इरिगेशन के लिए जो है डैम, लेक, इनको यूज़ किया जाता था। इसमें ज़्यादा सरप्राइज होने की बात नहीं है, हम आज भी जो है इन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। मॉडर्न ट्रेडिशन के अंदर भी इंडिया में डैम बनाए जाते हैं रिवर बेसिन पर और वाटर कंजर्व किया जाता है। इसी के साथ में हम कुछ एनिशियंट टाइम की इंडिया में जो डैम या फिर लेक के बारे में जो बातें हुई हैं या जो रिकॉर्ड हमें मिले हैं उनके बारे में देखते हैं। फर्स्ट सेंचुरी में श्रीरंगवेरापुरा इलाहाबाद के पास में है ये। इसके अंदर फर्स्ट सेंचुरी BC बिफोर क्रिसिस एक गंगा रिवर के फ्लड वाटर को कंजर्व करने के लिए एक डैम बनाया गया, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है वाटर कंजर्वेशन का। इसी के साथ में नेक्स्ट हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के अंदर भी बहुत सारे लेक, डैम या फिर अपन इरिगेशन सिस्टम की बात करें, उनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया गया था। साथ में 11वीं सेंचुरी की हम बात करते हैं तो उसमें भोपाल लेक, जो जितने भी आर्टिफिशियल लेक हैं उनमें से एक लार्जेस्ट लेक भोपाल लेक जो 11वीं सेंचुरी के अंदर बनाई गई थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली के अंदर इल्तुतमिश के टाइम 14वीं सेंचुरी के टाइम पर हौज खास एक बनाया गया था, वहाँ पर हौज खास टैंक बनाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। वहाँ पर दिल्ली के सीरी फोर्ट जो एरिया है वहाँ पर वाटर सप्लाई करने के लिए इसको बनाया गया था। ये सब चीज़ें हमारे एनिशियंट टाइम की है। उस टाइम भी जो है हम वाटर कंजर्वेशन या फिर मैनेजमेंट को पूरी तरीके से ध्यान में रखते थे। ऐसा नहीं है कि मॉडर्न इंडिया में हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमने ये सीखा, नहीं, ये एनिशियंट टाइम से ही इंडिया के अंदर इनको फॉलो किया जा रहा है। इनको काफ़ी समय पहले से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट या फिर जितनी भी हम आज देखते हैं वो प्रेजेंट टाइम में डेवलप हुए हैं, लेकिन इंडिया इन सब चीज़ों में बहुत पहले से डेवलप है। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए थे एनिशियंट टाइम के, जिससे हमको ये पता चल सके कि हम आज से नहीं बल्कि काफ़ी सालों से 2000 ईयर पहले से भी है, उनसे भी बहुत ज़्यादा सालों से हम इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा डेवलप हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं डैम के बारे में। डैम किस तरीके से वाटर कंज्यूम कर सकते हैं, किस तरीके से उनको मैनेजमेंट कर सकते हैं डैम के थ्रू हम वाटर का, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। प्रेजेंट टाइम में डैम सिर्फ इरिगेशन, पहले क्या होता था डैम जो बनाए जाते थे वो रेनफॉल वाटर या फिर रिवर, इनके वाटर को कलेक्ट किया जाता था एक जगह और फिर इनसे इरिगेशन फैसिलिटी के लिए इस वाटर को यूज किया जाता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसकी कुछ डेफिनेशन चेंज हुई है। इसको इरिगेशन में ही नहीं बल्कि इसको इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट किया जाता है। साथ में डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी वाटर सप्लाई की जा रही है डैम से ही। साथ में जो है फ्लड कंट्रोल करने के लिए भी डैम का यूज़ होता है, क्योंकि फ्लड कंट्रोल, पानी का बहाव तेज़ होगा डैम के अंदर आकर रुकेगा, तो वहाँ पर रुकेगा, फिर आगे जैसे उसको बहुत ही कम क्वांटिटी में वहाँ से पानी को निकाला जाता है। इस तरीके से हम जो है फ्लड को कंट्रोल
कर सकते हैं। ये हमारे कुछ मैंने आपको बताया। इसके अलावा हम एंटरटेनमेंट के लिए या फिर फिश ब्रीडिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम जो है आज के दिन प्रेजेंट टाइम में डैम को यूज कर रहे हैं। इसीलिए डैम को जो है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जो है एक साथ बहुत सारे प्लान या फिर यूटिलाइजेशन हम एक साथ कर सकते हैं। इसको बहुत सारी चीज़ों में यूटिलाइज कर रहे हैं या कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है इसको एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भी कहा जाता है डैम को। डैम के अंदर हमारे कुछ एग्जांपल हमारे सामने आते हैं इसी तरीके के, जैसे भाखड़ा नांगल डैम है या हीराकुंड डैम है। इन सब चीज़ों से हमारे सामने ये सब चीज़ें आती हैं, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो रही है। साथ में हम वहाँ पर फिश ब्रीडिंग भी कर रहे हैं, उस वाटर को हम इरिगेशन फैसिलिटी के लिए भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये सब चीज़ें वहाँ पर अपने को देखने को मिलती हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की बात करते हैं या फिर वाटर कंजर्वेशन की बात करते हैं, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इसको लॉन्च किया गया था, इस प्रोजेक्ट को, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को, जिससे हम अपने वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की अप्रोच के थ्रू, जिससे हम अपने जो डेवलपमेंट है या डेवलपमेंट की जो प्रोग्रेस है उसको बढ़ाने के लिए हमने इसको लॉन्च किया था। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी जो है ये बात कही थी कि मॉडर्न इंडिया के अंदर, मॉडर्न इंडिया के टेम्पल हैं डैम। क्योंकि डैम को उन्होंने टेम्पल से क्यों कंपेयर किया, क्योंकि उस टाइम एक डेवलपमेंट के रूप में, एक डेवलपमेंट की प्रोग्रेस रिपोर्ट के रूप में डैम को देखा गया था। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को बहुत तरीके से यूज किया जा सकता था और किया जा रहा है। उसी लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर ये वर्ड यूज किया गया था। अब हम बात करते हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं जिसमें डैम वगैरह बनाए गए, इसके अंदर कुछ नए एनवायरमेंटल इश्यू भी आए, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, तियरी डैम आंदोलन। ये सब आंदोलन क्यों आए, इन सब के क्या कारण थे? इन सब के बहुत सारे रीज़न थे, जिनमें कुछ रीजन्स की हम यहाँ पर बात करेंगे आज। देखो, सबसे पहला रीज़न, जब रिवर पे कोई डैम बनाया जाता है, तो एक रिवर के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो अपने साथ में कंकड़, पत्थर, मिट्टी, इन सब को साथ में बहा कर लाती है। तो जब डैम बनाया जाता है तो डैम उसे रोकता है। तो वहाँ पर जो मिट्टी, कंकड़, पत्थर जो साथ में बह कर आए थे, वो उसी डैम में जमा हो जाते हैं। और उसी डैम में जमा होने के बाद में वो पानी तो आगे निकल जाता है, लेकिन वो चीज़ें वहीं पर डैम में जमा हो जाती हैं। अब ये एक नेचुरल फर्टिलाइज़र होते हैं, लैंड के लिए एक नेचुरल फर्टिलाइज़र होते हैं, जो कि लैंड के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। यदि ये लैंड तक नहीं पहुंच पाते हैं, आगे तक नहीं पहुंच पाते हैं, आगे की ज़मीन तक नदी के थ्रू वहाँ पर नहीं पहुँचते हैं, रिवर के थ्रू वहाँ पर नहीं पहुँचते हैं, तो वो एक लैंड डिग्रेडेशन का फॉर्म शुरू कर देते हैं और वहाँ पर जो है धीरे धीरे वो लैंड डिग्रेड होना शुरू हो जाती है। दूसरा रीज़न इसका क्या था, ये एनवायरमेंटल, ये जैसे आंदोलन मैंने बताया ये क्यों चले, एक रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न ये था फ्लड सिचुएशन। अभी तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी अभी हमें ये बताया गया था कि फ्लड कि जो हमारा डैम बना है उससे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और अभी हम ये कह रहे हैं कि उससे फ्लड सिचुएशन बन सकती है। बिल्कुल सही, वहाँ पर वो कंट्रोल हो रहा है। लेकिन मैंने अभी भी एक चीज़ बताई कि जो कंकड़, पत्थर, मिट्टी जो साथ में बहकर आ रही है वो डैम में नीचे जमा हो जाएंगे, और डैम में नीचे जमा होने से वो पानी को आगे जाने से रोकेगा। वहाँ पर वो पानी का, वहाँ पर एक जमा परत जो है वो ऊपर तक लेवल तक बढ़ जाती है, और जब पानी का प्रेशर पीछे से आता है, वाटर प्रेशर जब आता है, जब एक अचानक से पानी, रेनफॉल या रेनी जो अपना सीज़न है, उस टाइम जब बारिश होती है तो वो ओवरफ्लो हो जाता है और फिर वहाँ से वो पानी बहना शुरू हो जाता है। इसके कुछ एग्जांपल, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र में 2006 में हमारे सामने एक एग्जांपल आया था। 2006 में वहाँ पर पता चला कि डैम की वजह से फ्लड सिचुएशन हो गई कि वहाँ पर, और उसका रीज़न यही था कि उनके अंदर नीचे ये जमा हो गया था, और जैसे ही रेनी सीजन शुरू हुआ तो वहाँ पर वो पानी ओवरफ्लो हो गया और आसपास के इलाकों में फ्लड सिचुएशन हो गई थी। तो दूसरा रीज़न ये। इसके अलावा
हम तीसरे रीज़न की बात करते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण था और काफ़ी इम्पोर्टेंट था, इसकी वजह से ये आंदोलन जो थे वो उन्होंने तेज़ी पकड़ ली थी। उनका रीज़न ये था कि यहाँ पर जो ये डैम बनाए गए थे, इनका मेन सिस्टम ये था कि जहाँ पर ये डैम बनाए जाएंगे वहाँ पर लोगों की जो लैंड थी वो इसके अंदर कवर होगी, और फिर जब लोग अपनी लैंड दे रहे हैं तो उनको वहाँ पर वाटर फैसिलिटी अवेलेबल करवाई जाएगी इरिगेशन के लिए, ये वहाँ पर उनको प्रॉमिस किया गया था। लेकिन जब यहाँ पर एक एग्जाम्पल अपने सामने आता है इसी तरीके का, गुजरात के साबरमती बेसिन का, उसके अंदर वहाँ पर जब ड्राउट या सूखे की जो समस्या अपने को देखने को मिली, तो उस समय वहाँ पर रूरल एरिया जो थे, विलेज जो थे वहाँ के आसपास जहाँ पर डैम था, वहाँ पर आसपास में वाटर फैसिलिटी इरिगेशन के लिए क्या वहाँ पर उनको डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी प्रोवाइड कम करवाई गई, और जबकि शहरों के अंदर उस वाटर को सप्लाई ज़्यादा किया गया। तो ऐसे रीज़न थे जिनकी वजह से कि उन लोगों ने अपनी ज़मीनें दी थी इस प्रॉमिस पे कि उनको इरिगेशन के लिए डोमेस्टिक यूज़ के लिए वहाँ से वाटर फैसिलिटी अवेलेबल होगी, लेकिन जब उनको ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पर उनको डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी वाटर सप्लाई नहीं हुई। तो ऐसे कुछ रीज़न हैं जो इसके नेगेटिव पॉइंट हमें दर्शाते हैं डैम के। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए हमारे यहाँ पर कुछ प्लान बनाए गए, कुछ प्रोजेक्ट बनाए गए, साथ में जो डैम प्रोजेक्ट बनाए गए हैं उन डैम प्रोजेक्ट में इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। समय समय पर उनकी सफाई करवानी उनको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि टाइम पर इनकी सफाई होनी चाहिए, इनकी मरम्मत होनी चाहिए। साथ में जहाँ पर ये लैंड जिन लोगों ने प्रोवाइड की है उन लोगों को वहाँ पर इरिगेशन और डोमेस्टिक यूज़ के लिए वाटर सप्लाई किया जाना चाहिए। उनको वहाँ पर परमिशन फिश ब्रीडिंग की भी दी जाती है। साथ में उन सभी को वहाँ पर जो इरिगेशन, साथ में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इन सब के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो वहाँ पर होगी वो सब वहाँ पर गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करवाएगी। तो ये था हमारा आज पूरा डैम के ऊपर हमारा टॉपिक था, जिसके अंदर हमने पूरा किस तरीके से डैम हमारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के बारे में हमने देखा, किस तरीके से हमारे लिए यूजेबल हैं, किस तरीके से हम इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और इसके कुछ हमारे नेगेटिव पॉइंट थे जिनके अंदर हमने नज़र डाली, और किस तरीके से गवर्नमेंट इनको दूर करने के उपाय कर रही है। तो ये हमारा आज का वीडियो था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।